नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सीधे प्राचीन भारत के दिल में ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे उन पहले इंसानी कदमों से लेकर उन विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों तक की कहानी बनी जिन्होंने इस जमीन का इतिहास गढ़ा। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है? क्या ये बस एक महान राजा या एक बहुत बड़ी सेना का कमाल होता है, या फिर इसकी जड़ें कहीं कहीं ज्यादा गहरी होती है? जवाब जानते हैं क्या है? इसकी नींव हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पहले रखी गई थी। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी से जिसने आग की खोज की, एक वफादार जानवर के साथ से, और हां, एक घूमते हुए पहिए से जिसने सचमुच दुनिया ही बदल दी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं, भारत के गहरे अतीत से। ये वो जमाना था जब इतिहास लिखा नहीं जाता था, बल्कि पत्थरों पर गढ़ा जा रहा था। देखिए, भारत की कहानी की शुरुआत होती है प्रागैतिहासिक काल से, मतलब स्टोन एज से। इसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटते हैं: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। ये वो दौर था जब इंसान, आप कह सकते हैं, धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया को समझना और उसे बदलना सीख रहा था। और कमाल की बात यह है कि हर युग अपने साथ एक रेवोल्यूशनरी बदलाव लेके आया। जैसे पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। आग ने सिर्फ ठंड और अंधेरे से नहीं बचाया, बल्कि खाना पकाने का तरीका बदल दिया, एक तरह से सामाजिक जीवन ही बदल दिया। फिर मध्यपाषाण काल में कुत्ते को साथी बनाया गया, जो शिकार और सुरक्षा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। और फिर आई नवपाषाण क्रांति। खेती और पहिए की खोज ने तो सब कुछ बदल दिया। इंसान को एक जगह बसने और सभ्यता की नींव रखने का मौका मिल गया। तो इन शुरुआती कदमों के बाद भारत में दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसी सभ्यता थी जो हजारों सालों तक गुमनामी के अंधेरे में खोई रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जरा सोचिए, 1921 तक तो दुनिया को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये एक कांस्य युगीन यानी कि ब्रॉन्ज एज सोसाइटी थी, जिसके पास वेल प्लान्ड शहर थे, ट्रेड के रास्ते थे और एक बहुत ही एडवांस कल्चर था। और उनके एडवांसमेंट के जो सबूत मिले हैं वो तो बस हैरान कर देते हैं। हड़प्पा में अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम, जिन्हें ग्रेट ग्रैनरी कहते हैं। मोहनजोदड़ो में वो मशहूर ग्रेट बाथ और वो कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति। इतना ही नहीं, लोथल में एक पूरा का पूरा डॉकयार्ड था, मतलब बंदरगाह, जो समुद्री व्यापार का सेंटर रहा होगा। और कालीबंगन में जुते हुए खेतों के निशान तक मिले हैं। तो ये कोई आदिम समाज तो बिल्कुल नहीं था, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस सिविलाइजेशन थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये लोग इतने एडवांस थे, तो फिर गए कहां? आखिर उनका हुआ क्या? ये सवाल प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और चलिए इसी रहस्य के साथ हम अपने सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ये वो वक्त था जब भारत की फिलॉसफिकल और सोशल स्ट्रक्चर की, आप कह सकते हैं, बुनियाद रखी जा रही थी। इस पूरे दौर के केंद्र में थे वेद। वेद यानी पवित्र ज्ञान के ग्रंथ। हम सब ने सुना है 4 मुख्य वेद हैं। ऋग्वेद, जो सबसे पुराना माना जाता है, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन्हीं ग्रंथों ने आने वाली सदियों के लिए भारतीय समाज और सोच को एक दिशा दी। इसी वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट भी सामने आया। अब शुरू में ये कर्म या प्रोफेशन पर बेस्ड एक सोशल डिवीजन था। मतलब इसका मकसद समाज के हर ग्रुप को एक खास जिम्मेदारी देना था। कोई ज्ञान का काम करेगा, कोई रक्षा का, कोई व्यापार का, तो कोई सेवा का। तो वैदिक काल में जो सामाजिक और दार्शनिक नींव रखी गई, अब उस पर बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों की इमारत खड़ी होने का वक्त आ गया था। ये वो दौर था जब कुछ एम्बिशियस राजाओं ने पहली बार इस पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोने की कोशिश की। और साम्राज्यों की इस कहानी में एक चैप्टर ऐसा आता है जिससे भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये था गुप्त राजवंश का समय। एक ऐसा दौर जब साइंस, आर्ट, लिटरेचर सब कुछ अपने चरम पर था। और इस गोल्डन एज के एक सबसे महान शासकों में से एक थे समुद्रगुप्त। उनकी मिलिट्री जीनियस और जीत को देखकर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया था। सोचिए जरा। लेकिन समुद्रगुप्त
सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा ही नहीं थे, वो आर्ट और लिटरेचर के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके जो सिक्के मिले हैं उन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये चीज दिखाती है कि एक इतने बड़े विजेता के दिल में एक कलाकार भी बसता था। हाँ, गुप्तों के अलावा भी कई और शक्तिशाली राजवंश थे। जैसे पूर्वी भारत में पाल साम्राज्य को ले लीजिए। वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे और उन्होंने ही मशहूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इससे यह पता चलता है कि हर साम्राज्य का अपना एक अलग कैरेक्टर था, अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन था। गुप्त, पाल, राष्ट्रकूट, ये तो बस कुछ नाम हैं। सच तो यह है कि अनगिनत राजवंशों ने सदियों तक भारत के अलग अलग हिस्सों पर राज किया और अपनी एक खास छाप छोड़ी, और इसी से इस उपमहाद्वीप की डाइवर्सिटी और रिचनेस और भी बढ़ी। तो देखा जाए तो हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है ना? स्टोन एज के उन साधारण औजारों से शुरुआत की, फिर सिंधु घाटी के वेल प्लान्ड शहरों से गुजरे, वेदों के ज्ञान को समझा, और फिर गुप्तों जैसे महान साम्राज्यों के स्वर्णयुग तक पहुंचे। इन सारे कदमों ने मिलकर एक महान सभ्यता की कहानी लिखी है। और ये जो प्राचीन नींव है, इसकी गूंज आज भी हमारे समाज और कल्चर में सुनाई देती है। लेकिन इतिहास की कहानी कभी खत्म नहीं होती। जमीन के नीचे आज भी न जाने कितने रहस्य दबे पड़े हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लंबे और शानदार इतिहास का वो कौन सा पन्ना है जो अगली बार खोजा जाएगा।